हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हमने लास्ट वीडियो में जीन रेगुलेशन के रिगार्डिंग पढ़ा था, तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जीन रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन कैसे कैसे हो सकता है, ऑपेरॉन्स से हम कैसे रेगुलेशन को पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स के ऑपेरॉन होते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन के रिगार्डिंग। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का एग्जांपल है लैक ऑपेरॉन। सो लैक ऑपेरॉन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे हम। लैक ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन भी है, प्रोमोटर भी है, ऑपरेटर भी है, रेगुलेटरी जीन्स भी हैं। लैक ऑपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका फंक्शन है कि वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इट मींस एक कैटाबॉलिक प्रोसेस करता है। इसमें हमारे 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट हैं, ZYA। ये 3 ग्रीन कलर के हमारे स्ट्रक्चरल जीन हैं। ऑपेरॉन में हमारा प्रमोटर भी जरूर प्रेजेंट होता है, तो हमारा लैक ऑपेरॉन में प्रमोटर प्रेजेंट है एंड प्रमोटर में हमारा ऑपरेटर भी प्रेजेंट है। इसमें हमारा रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट है। अब वो रेगुलेटरी जीन एक्टिवेटर भी हो सकते हैं एंड रिप्रेसर भी हो सकते हैं, बिकॉज हमने बताया था कि लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेट भी होता है एंड नेगेटिवली रेगुलेट भी होता है। पॉजिटिवली रेगुलेट है तो वो जो रेगुलेटरी जीन है वो एक्टिवेटर होगा। इफ नेगेटिवली रेगुलेट है तो रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर होगा। रेगुलेटरी जीन से हमारा mRNA बना। रेगुलेटरी जीन हमेशा एक ट्रांस एक्टिंग सेगमेंट होता है। हमने आपको लास्ट वीडियो में सब बताया है, ट्रांस एक्टिंग सेगमेंट कौन होते हैं, सिस एक्टिंग सेगमेंट कौन होते हैं। सो रेगुलेटरी जीन जो है यहाँ पे, वो उससे mRNA बना, उससे रेगुलेटरी प्रोटीन बनी। वो रेगुलेटरी प्रोटीन इफ लैक रिप्रेसर है उसको डिनोट करते हैं आई से, और वो नेगेटिवली रेगुलेशन करती है, वो नेगेटिव रेगुलेशन करती है। इफ वो रेगुलेटरी जीन से mRNA बना और रेगुलेटरी प्रोटीन बनी CAP, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, तो वो हमारी एक एक्टिवेटर है जो कि हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन करती है। सो हमें एक तो नेगेटिव रेगुलेशन के रिगार्डिंग पढ़ना है, एक पॉजिटिव रेगुलेशन के रिगार्डिंग पढ़ना है। नेगेटिव रेगुलेशन कंडक्ट हो रहा है लैक रिप्रेसर के थ्रू एंड पॉजिटिव रेगुलेशन कंडक्ट हो रहा है कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन के थ्रू, दैट इज एक्टिवेटर। फर्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पढ़ने के बाद हम इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन पे जाएंगे। सो हमारा एक कंपोनेंट है ऑपरेटर। ऑपरेटर का क्या काम होता है, रिप्रेसर हमेशा आके किस पे बाइंड होता है, ऑपरेटर पे ही बाइंड होता है। एंड ऑपरेटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑपरेटर विद इन अ प्रमोटर प्रेजेंट होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है, इसमें 2 टाइप के ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी ऑपरेटर, सेकेंडरी ऑपरेटर। प्राइमरी ऑपरेटर O1 ऑपरेटर होता है, सेकेंडरी ऑपरेटर O2 एंड O3 ऑपरेटर होता है। O1 ऑपरेटर का जो हमारा पोजीशन है वो है -5 to +21। अपस्ट्रीम भी है, डाउनस्ट्रीम भी है। वो कुछ पार्ट उसका अपस्ट्रीम है, कुछ पार्ट उसका डाउनस्ट्रीम है। मेन होता है हमारा O1 ऑपरेटर, जिसकी एफिनिटी होती है रिप्रेसर के लिए। रिप्रेसर इस पे आके बाइंड होता है और पूरे प्रोसेस को रिप्रेस कर देता है, नेगेटिवली रेगुलेट कर देता है। सो एक होता है हमारा सेकेंडरी ऑपरेटर। सेकेंडरी ऑपरेटर हमारे होते हैं O2 एंड O3। O2 की जो पोजीशन है वो 410 +410 पोजीशन है। O3 की पोजीशन -90 पोजीशन है। O2 जो है वो डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, प्लस साइन आ गया, डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, नेगेटिव साइन आ गया, अपस्ट्रीम प्रेजेंट है। बट ये जो O2 एंड O3 है, इनको हमने सेकेंडरी ऑपरेटर इसलिए बोला बिकॉज इनकी वीक एफिनिटी होती है रिप्रेसर के लिए, इनकी हाई एफिनिटी नहीं होती रिप्रेसर के लिए, इसलिए हमने इनको सेकेंडरी ऑपरेटर बोला। जो हमारी एफिनिटी हाई होती है रिप्रेसर के लिए वो होती है हमारी प्राइमरी ऑपरेटर की। सो मेन जो हमें पढ़ना है वो प्राइमरी ऑपरेटर पढ़ना है। सेकेंड आता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन हमारे वो जीन्स होते हैं जिनके लिए रेगुलेशन हो रहा है इस ऑपेरॉन का। स्ट्रक्चरल जीन हमारे 5' to 3' डायरेक्शन में उनका mRNA बनता है। ये हमारा पॉलीसिस्टोनिक mRNA है बिकॉज इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन में कि पॉलीसिस्टोनिक mRNA क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक क्या होता है। ये हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुआ, उससे प्रोटीन आई। सो Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। Y जो है परमेस
प्रोटीन बनाता है, ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज प्रोटीन बनाता है, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के दो फंक्शन होते हैं, ये हमारी मेन एंजाइम होता है जो कि हमारी लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। इसका जो मेन जो लास्ट में काम है वो क्या है, उसमें वो हाइड्रोलिसिस फंक्शन करता है, आइसोमराइजेशन फंक्शन करता है। उसके दो फंक्शन होते हैं, हाइड्रोलिसिस फंक्शन मतलब वही लैक्टोज को ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कई बार वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने की बजाय आइसोमराइज कर देता है, उनके बॉन्ड चेंज कर देता है और एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन करता है। पहले उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, अब उसमें बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाता है, आइसोमर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए इसमें हमारी हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी भी होती है, आइसोमराइजेशन प्रॉपर्टी भी होती है। सो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज से हमारा लैक्टोज हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में भी कन्वर्ट हो सकता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से, एंड हमारा वो आइसोमर भी बना सकता है, दैट इज एलोलैक्टोज। सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन आता है हमारा वाई जो होता है वो परमिएस का फॉर्मेशन करता है, परमिएस प्रोटीन बनाता है। परमिएस प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, परमिएस प्रोटीन क्या करती है, लैक्टोज को एंट्री देती है सेल में, क्योंकि लैक्टोज हमारा सेल में आएगा और लैक्टोज सेल में आने के बाद हमारा जब भी तो उसका डिग्रेडेशन होगा, तो जो लैक्टोज को एंट्री देने का काम होता है वो होता है परमिएस का। परमिएस हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सिम्पोर्टर है, वो H पॉजिटिव के साथ हमारे लैक्टोज को एंट्री देती है, दैट इज परमिएस। थर्ड स्ट्रक्चरल जीन आता है हमारा ए, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन होता है कि वो बीटा गैलेक्टोसाइड्स को और लैक्टोज को डिटॉक्सिफाई करती है एसिटाइल कोएंजाइम से कोएंजाइम ट्रांसफर करके। सो जो हमारा मेन फंक्शन है वो है जेड जीन का, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जो वाई और ए जीन है उनका हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। सो ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट एंड ऑपरेटर, जिस ऑपरेरॉन का हम पढ़ने वाले हैं उसका। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन के रिगार्डिंग। फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेगेटिव रेगुलेशन के रिगार्डिंग। नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, इट मीन्स रिप्रेसर आ रहा है, ये बात तो पक्की है। अब रिप्रेसर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिप्रेसर क्या था हमारा, रिप्रेसर था लैक रिप्रेसर, जिसको हमने आई से डिनोट किया था। इट मीन्स अब हमारा रिप्रेसर आ रहा है, रिप्रेसर कहाँ बाइंड होता है, ऑपरेटर पे बाइंड होता है, ऑपरेटर पे बाइंड होकर वो रिप्रेस कर देता है इस प्रोसेस को। सो होता क्या है, ये रिप्रेसर जो है ये हमारा होमोटेट्रामर है, इसमें हमारी 4 सेम यूनिट होती हैं, इसलिए इसको बोला होमोटेट्रामर। उनमें से हमारी 2 यूनिट एक डोमेन बनाती हैं, 2 यूनिट एक डोमेन बनाती हैं, 2 यूनिट साथ में मिलकर डीएनए बाइंडिंग डोमेन बनाती हैं, और जो रिमेनिंग 2 यूनिट है वो साथ में मिलकर इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन बनाती हैं। इट मीन्स ये तो हमारी डीएनए से बाइंड होती है और ये हमारी इंड्यूसर से बाइंड होती है। और आप सब जानते हैं इस पूरे प्रोसेस में इंड्यूसेबल ऑपरेरॉन में इंड्यूसर क्या होता है, वो सबस्ट्रेट होता है, दैट इज लैक्टोज। सो यहाँ पे इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज। सो हमारी 2 यूनिट तो डीएनए से बाइंड होती हैं और 2 यूनिट हमारी लैक्टोज से बाइंड होती हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। अब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो डिग्रेडेशन किसका होना है, डिग्रेडेशन किसका होना था, लैक्टोज का। लैक्टोज ही नहीं है तो एंजाइम बन के क्या करेंगे, जो डिग्रेड करेंगे। लैक्टोज होगा जब तो वो एंजाइम का बनने का फायदा है, लैक्टोज नहीं होगा तो वो एंजाइम बन जाएंगे पर वो किसी को डिग्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा। तो ऐसे ही लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता तो लैक रिप्रेसर एक्टिव होता है। लैक रिप्रेसर की 4 यूनिट होती हैं, लैक रिप्रेसर एक्टिव होता है, लैक रिप्रेसर O1 पे जाके बाइंड होता है, और जैसे ही वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड होता है पॉलीमरेज है वो उसको इनिशिएशन करने में इंटरफेयर करता है। पॉलीमरेज आके बाइंड तो हो गया बट वो इनिशिएशन स्टेप को स्टार्ट नहीं कर पाता, उसमें इंटरफेरेंस कौन ला देता है, हमारा रिप्रेसर। जो हमारा होमोटेट्रामर रिप्रेसर है वो अपने डीएनए बाइंडिंग यूनिट से बाइंड हो गया डीएनए पर और इनिशिएशन नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया, ऑब्वियसली क्यों करने दिया, जब लैक्टोज ही नहीं है तो लैक्टोज डिग्रेडिंग जीन आके क्या करेंगे। तो हमारा इस केस में ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है वो बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से, एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन रेट से कम हो जाता है और हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। ओके, सेकेंड केस आता है इफ लैक्टोज प्रेजेंट है। इफ लैक्टोज प्रेजेंट है, अब आप खुद सोचिए लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली लैक्टोज को डिग्रेड होकर क्या बनाना है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाना है, जिससे कि ई कोलाई को एनर्जी मिलेगी। तो अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज के डिग्रेड होने का फायदा है,
लैक्टोज डिग्रेड किससे होगा? लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम से, जो कि जेड वाई और ए है। जेड वाई ए कैसे आएंगे? जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज आइसोमराइज होकर एलोलैक्टोज बना लेता है। वो एलोलैक्टोज उस रिप्रेसर में जो हमारी 4 यूनिट हैं उनमें से 2 तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, 2 जो है हमारे इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन है। एलोलैक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव करता है, वो हमारा इन डोमेन पर आके बाइंड हो जाता है हमारा, और उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और डीएनए बाइंडिंग डोमेन को भी चेंज कर देता है, जिसकी वजह से अब डीएनए बाइंडिंग डोमेन कहाँ बाइंड नहीं हो पाता? डीएनए पे बाइंड नहीं हो पाता को, और आरएनए पॉलीमरेज को रोकता नहीं है, और आरएनए पॉलीमरेज इजीली इनिशिएशन कर लेता है और हमारी ये ZYA जो है ये प्रोटीन बनके आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिप्रेसर का। सो ये इस टाइम में हमारा ट्रांसक्रिप्शन रेट इक्वल होता है बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट के। आप फिगर में देख सकते हैं कि जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट नहीं था, हमारा रिप्रेसर नॉर्मल गया और नॉर्मल जाके बाइंड हो गया ऑपरेटर पर, जिसकी वजह से हमारा ये तीनों जीन्स नहीं आए, बिकॉज रिप्रेस हो गया है ये प्रोसेस। रिप्रेस कैसे हो गया है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएशन नहीं करने दिया। आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड तो हो गया है बट उसको इनिशिएशन नहीं करने दिया। सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि अब लैक्टोज प्रेजेंट था। जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम भी आएंगे, इसलिए लैक्टोज ने एलोलैक्टोज फॉर्म बनाई, और वो एलोलैक्टोज फॉर्म जो है हमारी वो इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन पे जाके अटैच हो गई, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो गया हमारा रिप्रेसर में। अब रिप्रेसर का ही स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हमारा रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा डीएनए से, ऑपरेटर रीजन से, और हमारा नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज हमारा ट्रांसक्रिप्शन करेगा और हमारा प्रोटीन बनाएगा जेड वाई और ए की, जो कि हमारे लैक्टोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और हमारा क्या आ जाएगा? अब हमारा सेल को एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से एंड गैलेक्टोज से। यहाँ पे एक टर्म आती है ग्रेट्यूटियस इंड्यूसर। ग्रेट्यूटियस इंड्यूसर क्या होते हैं? ये इंड्यूसर मीन्स ये इंड्यूस तो कर रहे हैं, ये जाके किससे बाइंड हो रहे हैं? ये जाके बाइंड हो रहे हैं रिप्रेसर से। ये रिप्रेसर को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं हमारे इस पूरे ऑपरेरॉन को, बट ये इस ऑपरेरॉन में बिहेव नहीं कर रहे हैं किसकी तरह? ये इस ऑपरेरॉन में बिहेव नहीं कर रहे हैं हमारे सबस्ट्रेट की तरह। लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज ये दोनों आइसोमर थे, ये आपस में हमारे क्या होते थे? बाइंड होते थे हमारे इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन से, और हमारे ये सबस्ट्रेट की तरह भी रिएक्ट करते थे। लैक्टोज डिग्रेड हो जाता था हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। बट ये जो हमारे ग्रेट्यूटियस इंड्यूसर, वो इंड्यूसर होते हैं जो हमारे बिहेव नहीं करते हमारे सबस्ट्रेट की तरह, बट ये हमारे इंड्यूसर की तरह बिहेव करते हैं। ये सिंथेटिक इंड्यूसर होते हैं, इनको दिया जाता है जिससे कि हमारा प्रोडक्शन हो ZYA का। सो इसमें हमारा एग्जांपल आता है IPTG आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज। ये हमारा इजीली बाइंड हो जाता है हमारा रिप्रेसर से, और हमारा ZYA का ट्रांसक्रिप्शन होने देता है, पर खुद ये एज अ सबस्ट्रेट बिहेव नहीं करता, इस पर हमारे इन एंजाइम का कोई रोल नहीं होता। सो ये होते हैं हमारे ग्रेट्यूटियस इंड्यूसर। ये हमारा कंप्लीट होता है नेगेटिव रेगुलेशन। यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे वो नेगेटिव हो गया, ट्रांसक्रिप्शन रेट कम हो गया। अब हम देखेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। अब हम देखते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन में कोई ना कोई एक्टिवेटर आ रहा है और इस ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा रहा है। अब तक ट्रांसक्रिप्शन रेट नॉर्मल था या कम था, लैक्टोज नहीं था तो कम था, लैक्टोज आ गया तो नॉर्मल था, बट अब पॉजिटिवली रेगुलेट होगा, वो इंक्रीज होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। क्या होता है पॉजिटिव रेगुलेटर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन देखे तो वो क्या होती है? कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन डाइमर की फॉर्म में होती है, वो हमारी होमोटेट्रामर थी, ये हमारी डाइमर होती है। इस फॉर्म में ये इनएक्टिव रहती है, बट जैसे ही साइक्लिक AMP से बाइंड होता है आके, तो CAP साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स बनाती है और एक्टिव हो जाती है। जब ये एक्टिव होती है तो ये हमारा -61 रीजन होता है DNA का, उस पर जाके बाइंड होती है। जब ये उस पर जाके बाइंड होती है तो DNA को बैंड कर देती है मोर देन 90 डिग्री में, जिसकी वजह से CAP एंड साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट करता है RNA पॉलीमरेज की अल्फा सबयूनिट से, और उसकी वजह से हमारी RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है DNA पे। जब उसकी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो ट्रांसक्रिप्शन रेट इंक्रीज हो गया बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से। अब तक कम हुआ था, नॉर्मल हुआ था, बट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव रेगुलेशन बोला। अब ये हुआ कैसे? कौन कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है? एक्चुअली क्या होता है, इफ हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो उसको लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या प्रेफर करेगी कि वो लैक्टोज को यूज ना करे, वो ग्लूकोज को यूज करे। हम लोग भी, हमारे पास
इजी फूड है, हमें बनाना नहीं पड़ रहा, हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड फूड है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? रेडीमेड फूड को प्रेफर करेंगे, हमारा जो बनाना पड़ेगा उसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो ऐसे ही सेल ने क्या किया, सेल ने ग्लूकोज को प्रेफर किया, लैक्टोज को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि लैक्टोज को वो डिग्रेड करती है, उसमें उसकी एनर्जी भी यूज़ हो रही थी, इसलिए उसने किसको प्रेफर किया? ग्लूकोज को प्रेफर किया। सो जब हमारा सेल में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा साइक्लिक एएमपी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैप इनएक्टिव रहता है। बट सेल में जब ग्लूकोज नहीं होता, जब सेल में ग्लूकोज नहीं होता तो अब सेल को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी एनर्जी की, तो इस टाइम पे वो जब ग्लूकोज नहीं होता तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से कैप एक्टिव होता है और उसका ट्रांसक्रिप्शन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी उसको भी ज़रूरत है। अभी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसके पास ग्लूकोज नहीं है, एनर्जी सोर्स नहीं है, तो उसको लैक्टोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो ये हमारा इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन, इसको बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। तो हमारा ये होता है पॉजिटिव रेगुलेशन, इससे हमारा ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिवली रेगुलेट हो गया, इसलिए इसको बोला पॉजिटिव रेगुलेशन। अब हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें देखा गया कि कोई भी इकोलाई ग्रोथ हो रही है तो उसके पास लैग फेज भी है, लॉग फेज भी है, एक्सपोनेंशियल फेज भी है, स्टडी फेज भी है और डेथ फेज भी है। सो जब हमने ये देखा तो ये बात देखी गई कि इफ ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उसके पास एक ही लैग फेज आएगा। बट जब उसके पास ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है तो उसके पास 2 लैग फेज आएंगे। क्यों लैग फेज आएंगे 2? स्टार्टिंग में क्या हुआ, ग्लूकोज यूज हुआ, ग्लूकोज यूज हो गया, सेल को ग्लूकोज की आदत पड़ गई। बट जैसे ही हमारा सेल के पास ग्लूकोज खत्म होने लगा, अब उसको लैक्टोज को यूज करना है, तो उसको लैक्टोज को यूज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी उसको डिग्रेडिंग एंजाइम लाने पड़ेंगे, वो एंजाइम आगे डिग्रेड करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसलिए सेल के पास एक और लैग फेज आता है, जब हमारा वो अपने फूड को चेंज करती है, शिफ्ट होती है ग्लूकोज से लैक्टोज पे। ओके, अब कुछ सिचुएशन आती हैं पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन को माइंड में रखते हुए। होता है कुछ केसेस आते हैं, इफ हम केस ले, फर्स्ट केस ले हमारा कि हमारा ग्लूकोज भी नहीं है सेल के पास, लैक्टोज भी नहीं है सेल के पास, ग्लूकोज नहीं है सेल के पास, लैक्टोज भी नहीं है, लैक्टोज नहीं है सेल के पास, मतलब नेगेटिवली रेगुलेट हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन रेट बहुत कम होगा बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से। सेकेंड केस आता है सेल के पास ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो ऑब्वियसली नेगेटिव रेगुलेशन है। जब सेल के पास लैक्टोज नहीं होता तो फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल के पास ग्लूकोज है या नहीं, बिकॉज लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम नहीं आएंगे, हमारा ये जो ऑपेरॉन है ये ऑफ रहेगा, सो उसका ट्रांसक्रिप्शन रेट हमेशा कम रहेगा बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से। बट जब सेल के पास ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन, अब इस केस में क्या हुआ, लैक्टोज होने की वजह से सेल से नेगेटिव रेगुलेशन हट गया, सेल से नेगेटिव रेगुलेशन हट गया और साथ में सेल पे पॉजिटिव रेगुलेशन भी आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव है, तो हमारा ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पे है ही नहीं, लैक्टोज प्रेजेंट है तो नेगेटिव क्यों होगा, और ग्लूकोज नहीं है, साइक्लिक एएमपी ज़्यादा है, पॉजिटिव रेगुलेशन अच्छे से हो रहा है। इफ लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है तो नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पे, पॉजिटिव भी नहीं है यहाँ पे, तो इस केस में हमारा ट्रांसक्रिप्शन रेट इक्वल होता है बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट के। तो हमारा क्या होता है, जब तक लैक्टोज नहीं आता जब तक तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता नहीं है। इन 2 केसेस में लैक्टोज नहीं आया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हुआ। बट हमारा लैक्टोज आ जाता है तो ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, लैक्टोज आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, चाहे ग्लूकोज है फिर भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, एक बेसल लेवल से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सेल यूटिलाइज कर रही है बट उसने कुछ लैक्टोज का भी लिबरेट करना शुरू कर दिया। बट जब उसके पास लैक्टोज प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज बिल्कुल नहीं होता तो अब सेल बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन रेट कर देती है अपना। क्यों कर देती है? क्योंकि उसके पास एक ही सोर्स है, दैट इज लैक्टोज, ग्लूकोज है नहीं उसके पास, तो अब हमारा उसको लैक्टोज को डिग्रेड करना ही पड़ेगा, फास्ट डिग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक और सोर्स नहीं है। और ये जो 4th केस है इसमें उसके पास एक सोर्स है, तो इसलिए वो लैक्टोज को इतना फास्ट डिग्रेड नहीं करती, बट हाँ ट्रांसक्रिप्शन रेट उसका बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से इक्वल रहता है। तो समझ आई ये वाली बात? ये बात माइंड में रखनी बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन आता है कि इस केस में बेसल ट्रांसक्रिप्शन रेट से ज़्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा। सो ये था हमारा लैक ऑपेरॉन का पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या क्या म्यूटेशन आ सकते हैं जिसकी वजह से रेगुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो क्या क्या म्यूटेशन आ सकते हैं इस लैक ऑपेरॉन में जिसकी वजह से उसका रेगुलेशन भी कर सकता है, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे म्यूटेशन से क्वेश्चन एवरी टाइम आते हैं CSIR में। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।